देखो बेटे, ऑल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? जब हमारे पास करंट किसी सर्किट में टाइम के साथ वेरी करे, changes its direction periodically with time, then such a current is called as alternating current. मतलब एक तो जो काफी कॉमनली हमें देखने को मिलता है वो होता है साइन वेव के जैसा, राइट? कुछ और भी तरीके के हो सकता है। ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म वाला इस ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, या ऐसा भी हो सकता है। ये भी क्या है? ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। कोई हमसे कहे साहब ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है क्या? ये ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट एन ऑल्टरनेटिंग। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये है। व्हाई दिस इज नॉट एन एसी? बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा। ठीक है बेटे, डायरेक्शन ऑफ करंट मस्ट चेंज, तभी हम कहेंगे कि ये करंट कैसा है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। बिना डायरेक्शन चेंज हुए उसको ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं बोलेंगे। चेंज ऑफ डायरेक्शन इज मस्ट। ये बेसिकली क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ डीसी ओनली, दिस इज टाइम वेरिंग डीसी। अब देखो,
क्योंकि ये करंट टाइम के साथ वेरी करता है, तो हम क्या है, कुछ कुछ पैरामीटर्स इस करंट से रिलेटेड अपन डिफाइन करते हैं। जैसे एवरेज करंट की बात, एवरेज, तो एवरेज करंट बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रल आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल किसी भी टाइम इंटरवल के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आई एवरेज फॉर टाइम इंटरवल t1 टू राइट। एक होता है आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर, इसको बोलते हैं क्या, आरएमएस रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, मतलब पहले स्क्वायर का मीन लो, मीन ऑफ स्क्वायर कर लो, तो आई का मीन ऐसे लिया था, तो आई के स्क्वायर का मीन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन हम कर दें t1 से t2 तक, इसको भी इंटीग्रेशन कर दें t1 से, इसको क्या कहेंगे, आरएमएस करंट इन टाइम इंटरवल t1 टू t1 से t2 टाइम का। इसका रूट भी लेना, ठीक है। अभी तक तो बिना रूट के तो ये सिर्फ क्या था, इट वाज जस्ट मीन ऑफ स्क्वायर, रूट लेने के बाद क्या बन गया, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, आरएमएस करंट। जैसे मान लो कोई हमसे कहे कि करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय आई नॉट साइन ओमेगा, इसकी हमें पता करना है, फाइंड आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन फॉलोइंग टाइम इंटरवल्स। टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू कैपिटल टी, जो इसका टाइम पीरियड है, और दूसरा टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू टी बाई, तो बेटे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई एवरेज निकाल लें, वो होता है इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, और 0 से कैपिटल टी टाइम तक इसको इंटीग्रेट कर, आई को लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटीग्रल, अब देखो साइनसॉइडल फंक्शन है, एक टाइम पीरियड में तो इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 ही आने वाली है, रेट करके भी देख सकते हैं, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी
लिमिट पुट करोगे तो कॉस ऑफ ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ओमेगा को 2 पाई बाय टी रख दो, कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एक टाइम पीरियड में तो 0 ही। फिर उसके बाद आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट अगर देखें तो वो होगी इंटीग्रल आई डी टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, इस पूरे का रूट, और टाइम इंटरवल 0 से कैपिटल टी हमको रखना। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल। ये हो जाएगा आई नॉट, यहाँ से बाहर आएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख के इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी फ्रॉम 0 टू 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 टू कैपिटल टी डी टी माइनस 0 टू कैपिटल टी कॉस 2 ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 टी इंटीग्रल ऑफ डी टी 0 टू कैपिटल टी में तो टी हो जाए, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो 0 आ जाना चाहिए। 1 बाई 2 ओमेगा और एक आई नॉट तो बाहर है, साइन 2 ओमेगा माइनस साइन, ये आ जाएगा आई नॉट अंडर रूट ऑफ 1 बाई 2 टी इंटू कैपिटल टी माइनस, देखो ओमेगा को 2 पाई बाई कैपिटल टी रखोगे तो साइन 4 पाई माइनस साइन 0, तो दैट विल बी नथिंग बट, तो ये आंसर अपना आ जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाय अगला पार्ट हमसे कहा था कौन सा बेटे, 0 से टी बाई 2 के टाइम इंटरवल में बता कर। तो आई एवरेज होगा इंटीग्रल आई डी टी यानी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, और इसको 0 से 2 बाई 2 तक लिमिट पुट करें, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू टी बाई 2 डिवाइडेड बाय टी बाई, टी को 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू पाई बाई ओमेगा हो जाएगी, और कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 से 2 बाई 2 करना है हमको, तो ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा
साइन ओमेगा टी, लिमिट पुट कर देंगे तो साइन ओमेगा t/2 माइनस, अरे नहीं, इंटीग्रेशन को ऑलरेडी का जो अब तो खाली बस लिमिट ही पुट करनी थी हमको, तो ये हो जाएगा कितना, cos ओमेगा t/2 माइनस cos 0। ओमेगा को 2 पाई/t रखोगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, cos पाई माइनस cos 0, cos पाई -1 माइनस क्या जाएगा, माइनस पाई नॉट बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई बाई ओमेगा इंटू -2। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटे, 2I0 बाई, ये एवरेज वैल्यू आई 0 से t/2। आरएमएस वैल्यू की अगर बात करें तो अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से t/2 और ये 0 से t/2। फिर से क्या होगा भैया, I0 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ ही गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t/2, तो एक 1/2 ऊपर चला गया, नीचे वैल्यू आ गई t/2 इंटीग्रेशन 0 से t/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, I0 अंडर रूट ऑफ 1/t, 1 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो t/2 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन 0 से t/2 का करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 ओमेगा का तो टाइम पीरियड t/2 है, सो दिस थिंग विल कम आउट टू बी 0, ये कैंसिल होता है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, I0/√2 के बराबर ही। देखो वो समझ में भी आता है कि भाई अगर हमने आई स्क्वायर कर दिया तब तो उसका टाइम पीरियड t/2 ही हो गया, और टाइम पीरियड अगर t/2 हो गया तो इसका मतलब क्या है, 0 से t के बीच में हम कुछ वैल्यू निकालें या 0 से t/2 के बीच में कुछ वैल्यू निकालें, वो वैल्यू सेम ही आएगी, फॉर आई स्क्वायर, नॉट फॉर आई, फॉर आई स्क्वायर, है ना। हाँ, t/2 के अलावा कुछ और अलग कर लेते, t/4 ले लेते, तो फिर ऑफकोर्स I0/√2 तो नहीं आता, फिर कुछ अलग। तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात काफी मुख्य है वो क्या है, वो ये है बेटे कि फॉर अ साइनसॉइडल एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर एनी time interval of capital T is, and for a sinusoidal AC, RMS value of current for any time interval of
t/2 is I max divided by, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना उसको पीक वैल्यू भी बोलते हैं, तो हम ये रिलेशन ध्यान रख सकते हैं कि करंट की आरएमएस वैल्यू किसके बराबर होगी, करंट की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय फॉर अ साइनोसॉइडल एसी। आई पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सर हाँ बेटा। सर अभी हम लोग ने पहले देखा था कि टी के इंटरवल में भी वो जो आपने दिया था ना क्वेश्चन, उसमें टी हम्म इंटरवल में भी मतलब आई मैक्स अपॉन रूट टू ही आ रहा था ना आरएमएस वैल्यू। हम्म हाँ यही तो आ रहा। हाँ, क्योंकि वहां पे आपने लिखा है कि फॉर एनी इंटरवल ऑफ टी बाय टू, तो टी इंटरवल के लिए भी सेम ही आ रहा है ना। एनी टाइम इंटरवल ऑफ t/2, सॉरी मैं t ही लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, t के लिए और टाइम इंटरवल ऑफ। अच्छा हमें थोड़ा कुछ अलग टाइप का भी, जैसे मान लो हमसे ऐसे कह दिया जाए कि I बराबर है 3+4 sin ओमेगा, तो हमें पता करना है फाइंड एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अबव करंट फॉर अ टाइम पीरियड कैपिटल। तो देखो बच्चों इसमें आई एवरेज तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, एंड वी सब्स्टिट्यूट लिमिट्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल। ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 3+4 sin ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, और 0 से कैपिटल टी तक इसको इंटीग्रेट करो, तो क्या करंट की एवरेज वैल्यू आ जाएगी बेटे, 3 इंटीग्रल डी टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी प्लस 4 sin ओमेगा टी। तो 4 sin ओमेगा टी डी टी करेंगे तो कितना आएगा उसका इंटीग्रेशन। देखो एक टाइम पीरियड में साइन का इंटीग्रेशन तो जीरो ही आ जाता है, तो वी नीड नॉट बॉदर अबाउट दैट, दैट विल बी एनीवेज जीरो, और इसको कैपिटल टी से डिवाइड कर दो तो ये आंसर 3 ही आ जाएगा। आई आरएमएस वैल्यू अगर आपको पता लगानी है तो वो क्या होगा, इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, और इस पूरे का मुझे लेना होगा क्या, तो ये हो जाएगा कितना, आई का वैल्यू पुट कर दूं मैं 3+4 sin ओमेगा टी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे तो 3 अलग अलग टर्म्स मिल जाएंगी, 0 से कैपिटल टी 9 dt प्लस 3 × 4 12 12 × 2 24, तो मिल जाएगा 24 sin ओमेगा टी डी।
प्लस 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी and whole of this divided by what? Capital देखो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, पहली वाली टर्म को अगर अपन देखें तो 9 इंटू कैपिटल टी आ जाएगा और अलग अलग फ्रैक्शन में ब्रेक कर लो तो ये वैल्यू तो 9 आ जाएगा। सेकेंड वाला फ्रैक्शन विल कम आउट टू बी 0 और थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 16 साइन 16 बाई कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से कैपिटल। अब देखो cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा और 1 dt का इंटीग्रेशन कैपिटल टी होगा तो कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल होकर के 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 एक 2 और है तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 बाई दैट इज अंडर रूट ऑफ 17। ये हमें याद रखना है बेटे, कभी भी अगर मेरे पास इस तरह की टर्म आए a प्लस बी साइन ओमेगा टी टाइप तो फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ कैपिटल टी average value will be equal to a and RMS value will be equal to under root of a square plus b square by कांस्टेंट टर्म का तो एज इट इज स्क्वायर कर देना है और जो साइन वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है या जो साइन वाली टर्म की मैक्सिमम वैल्यू है उसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दें। ये अपन ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्टली काम आ जाता है। अच्छा अब इसमें देखो सर्किट वगैरह किस तरह के बनेंगे, है ना, और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सर्किट एनालिसिस ऑफ अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने के लिए अपने को क्या है, साइनोसॉइडल वोल्टेज भी चाहिए। तो उसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा, दिस इज अ सिंबल ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। P is equal to V naught sin ओमेगा t प्लस फाई, ऐसा लिख सकते
अब इस वोल्टेज को अपन अलग अलग जो सर्किट एलिमेंट्स हैं जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर या इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन, उनके अक्रॉस कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना करंट फ्लो करता है, वो सर्किट कितनी पावर कंज्यूम करता है, ये सारी बातें अपन इसमें देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज हमें ये जरूर ध्यान रखनी है, एक जो जनरल बात है कि मान लो आपके पास कोई एलिमेंट है, इट कैन बी एनी ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और a combination of these two or some other element also, कोई एलिमेंट है और इसको हमने क्या किया, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज सोर्स की इक्वेशन कुछ इस प्रकार की है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी मान लेते हैं। और मान लेते हैं कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो है कुछ ऐसा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वोल्टेज और करंट के बीच में फाइव का फेज, तो इसमें इंस्टेंटेनियस पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देख सकते हो। अब देखो बेटे, इंस्टेंटेनियस पावर consumed by this element या supplied by the source को V multiplied by I ऐसा लिख सकते हैं। तो वो हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, यानी कि P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस। ये इंस्टेंटेनियस पावर। अब इसकी एवरेज वैल्यू पता लगाते हैं, तो पावर एवरेज इन वन टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी, जीरो से कैपिटल टी की बात, पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, पी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी प्लस पाई डी टी डिवाइडेड बाय कैपिटल। अब हम क्या करें, वी नॉट आई नॉट बाई टी जो लिखा हुआ है, टू से मल्टीप्लाई करें और टू से डिवाइड करें, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस आई डी टी एंड आई इंटीग्रेटेड फ्रॉम जीरो टू कैपिटल साइन ए साइन बी। ये टू को हम यहाँ से हटा के अंदर ले जाते हैं, टू साइन ए साइन बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी
माइनस कॉस ऑफ ए प्लस, और इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ -5 cos 5 dt, cos 5 इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t plus 5 dt from 0 to capital। ये हो जाएगा cos 5 इंटू कैपिटल टी, और ये वाली पूरी टर्म जीरो आ जाएगी। क्यों जीरो आ जाएगी बेटे, क्योंकि देखो ये वाला जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल टी बाई टू, तो डबल टाइम पीरियड में तो इसकी इंटीग्रेशन जीरो आने, कैपिटल टी से ये कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज पावर की क्या वैल्यू आ गई बेटे, बी नॉट आई नॉट बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस। बी नॉट बाई रूट टू हो जाएगा वी आर एम एस, आई नॉट बाई रूट टू हो जाएगा आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई कॉस 5। तो पी एवरेज की क्या वैल्यू आ जाएगी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस। ये एवरेज पावर की कितनी वैल्यू अपने पास, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस। कॉस 5 जो होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। कॉस 5 इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर, या 5 को क्या कहेंगे, पावर फैक्टर एंगल। ये हमें याद रखना है भाई। अगर किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस 5 का है, तो एवरेज पावर होगी एक टाइम इंटरवल की, एक टाइम पीरियड की एवरेज पावर होगी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5। अब अपन इसका सर्किट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और वो कनेक्टेड है किसके अक्रॉस, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर। पी को लिख लेता हूँ बी नॉट
साइन ओमेगा है ना। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अगर ऐसा हुआ तो क्या, अब देखो इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस। अब आई कैन व्हाट आई कैन राइट एज आई इज इक्वल टू बी बाई आर। बी की वैल्यू पुट कर दूं बी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, तो आई की क्या वैल्यू आ जाएगी बी नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। बी नॉट बाई आर को आई मैक्सिमम लिख देंगे, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, जहां पर आई नॉट कितना हो गया बी नॉट बाई। और ध्यान दो कि इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज एंड करंट दे आर इन सेम फेज। करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम। ये याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट voltage across a resistor and current through it will always be in same phase. और क्योंकि ये सेम फेज में है बच्चों, इस वजह से क्या है, एवरेज पावर अगर मेरे को लिखनी है तो उसका फॉर्मूला हमने देखा है क्या होता है, पी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। यहाँ पर फाई जीरो है तो कॉस फाई वन हो गया, तो ये बेसिकली हो जाएगा पी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। पी आर एम एस को आप पी नॉट बाई रूट टू लिख सकते हैं, आई आर एम एस को आई नॉट बाई रूट टू लिख सकते हैं, और आई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बाई आर। तो ये बेसिकली पी नॉट स्क्वायर बाई रूट टू आर ऐसा है। एवरेज पावर की क्या वैल्यू हो जाएगी, पी नॉट स्क्वायर बाई रूट टू तो 2R होगा ना। टू आर। कितना होगा बेटे, दिस विल बी क्या, देखो ये जो बात अपन ने लिखी है इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि पावर फैक्टर फॉर प्योर रेजिस्टर is 1. Power factor angle is 0, power factor is 1. ठीक है, cos phi की वैल्यू 1 आएगी। फिर बात करें हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स।
कैपेसिटर है, कनेक्टेड है किसके अक्रॉस, एक वोल्टेज। P इज इक्वल टू हम पता लगाना चाहते हैं सब करंट कितना फ्लो करेगा। अब देखो क्या होगा, जो वोल्टेज यहाँ लगाओगे वही कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा, और उस वोल्टेज से चार्ज पता लगा लें और करंट को dq बाई dt लिखते हैं। तो क्या जो चार्ज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस उसको C भी ऐसा लिख सकते हैं, तो आ जाएगा C V नॉट साइन ओमेगा टी एंड करंट विल बी इक्वल टू dq बाई dt। तो वो हो जाएगा C V नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या उसको ऐसे हम लिखें V नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा C इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। ये ऐसी करंट की इक्वेशन। अब ध्यान दो, ये जो डिनोमिनेटर में 1 बाई ओमेगा सी लिखा हुआ है, 1 बाई ओमेगा सी हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस। बट दिस इज नॉट ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो नहीं है, यूनिट इसकी रेजिस्टेंस के जैसी है। इस 1 बाई ओमेगा सी जो क्वांटिटी है इसको अपन नाम देते हैं क्या, इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस and it is denoted by the symbol XC। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होगा 1 बाई ओमेगा सी। ये सिर्फ कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे ही नहीं डिपेंड करेगा बल्कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल पे भी डिपेंड करेगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान दो कि कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया गया वोल्टेज और उसमें से फ्लो करने वाले करंट के बीच में फेज डिफरेंस होगा पाई बाई 2 का, और करंट लीड कर रहा होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे करंट थ्रू कैपेसिटर एंड will will lead voltage across it by a phase of pi by। करंट थ्रू कैपेसिटर will lead voltage across it by a phase of pi। करंट लीड करेगा voltage, है ना। देखो इसमें ध्यान दो, अगर हम फेजर डायग्राम के थ्रू, जैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन में फेजर डायग्राम यूज करते हैं ना, उन डायग्राम्स के थ्रू अगर मैं यहाँ पर बात को बताऊं तो मैं कहूँ साहब ये अगर मेरा वोल्टेज का फेजर है, तो करंट का फेजर कैसा बनेगा इसमें, फेजर ऑफ करंट विल बी लाइक, ये ऐसा करंट का फेजर
करंट लीड कर रहा है, जो लीड कर रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये एंगल को कितना शो करेंगे साहब, ये एंगल होगा कितना, ऐसा किसके लिए, प्योरली कैपेसिटिव के लिए। अच्छा, ऐसा ही डायग्राम अगर रेजिस्टर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए बनाता तो कैसा बनता बेटे? दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। दोनों सेम डायरेक्शन। ये मान लो करंट का फेजर, और ये मान लो क्या है, वोल्टेज का। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मेरे को बनाना। बड़ा छोटा तो खैर पता नहीं कौन सा क्या होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन। बात समझ में आती है सबको? फिर आता है, अच्छा इसका मतलब इसका एवरेज पावर कंजम्पशन क्या होगा? एवरेज पावर कंजम्पशन इन वन टाइम पीरियड will be zero. Why? Because it is VRMS IRMS cos phi. Phi is pi by 2, तो cos pi by 2 cos 90 degrees है ना? Power factor is 0. देखो क्या एवरेज पावर 0 कैसे आ गई, क्योंकि भाई होगा होगा क्या, तुम ऐसे देखो, मान लो कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज 0 है या नहीं? t इक्वल टू 0 पे वोल्टेज 0 तो कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप 0 तो उसका चार्ज 0। और कैपिटल टी टाइम पे अगर आप देखोगे तो कैपिटल टी टाइम पे फिर से वोल्टेज 0 हो जाएगा, यानी फिर से कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो जाएगा। तो हुआ क्या इसका मतलब, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ा और बढ़ करके कम हुआ, वापस 0 हो गया, यानी कोई नेट एनर्जी इसने एक टाइम पीरियड के इंटरवल में कंज्यूम नहीं करी। ये बात समझ में आती है? इसलिए एवरेज पावर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम वो क्या लिख सकते हैं हम, 0 फॉर कैपेसिटी। फिर अगली बात करते हैं किसकी, प्योरली इंडक्टिव। मतलब क्या है, एक इंडक्टर, सिर्फ इंडक्टर है, और उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होना है। मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है, अब देखो है तो ये भी लीनियर सर्किट, वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। चाहो तो उसको आप इंटीग्रेट हो देना। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एल इंटू आई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा।
और जो कांस्टेंट है ना, फेस कांस्टेंट, उसको 0 ही मान लेते हैं, उससे वैसे भी कुछ कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को 0 मान के माइनस बी नॉट बाई ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं बी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, ध्यान दो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिखता तब तो प्लस कॉस ओमेगा टी हो जाता, माइनस साइन को भी कंज्यूम कर लिया तो क्या हो गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। अब इसमें ओमेगा एल हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस, बट इट इज नॉट अ रेजिस्टेंस, तो ओमेगा एल को क्या नाम दिया था, ओमेगा एल को नाम दिया जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको XL सिंबल से डिनोट करेंगे अपन, XL की वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा एल। हम ऐसा लिख सकते हैं करंट की पीक वैल्यू इज इक्वल टू वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन XL। और जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं करंट लैग्स वोल्टेज by a phase of pi by current lags voltage by a phase of pi. Current lags voltage by a phase of pi by for inductor, है ना। इनफैक्ट इसको अगर हम सदी हुई भाषा में लिखें तो इस तरह से लिखना चाहिए ताकि दिमाग में कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, आगे थोड़े से जटिल सर्किट भी आएंगे, अपन को ऐसे याद रखना चाहिए, क्या याद रखना, करंट थ्रू इंडक्टर lags voltage across इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उससे तुलना हो रही है। यहाँ पर सोर्स डायरेक्टली इंडक्टर के अक्रॉस लगा दिया इसलिए उसमें से माइनस पेपर, बाद में मान लो सोर्स डायरेक्टली नहीं है, बीच में कोई और भी एलिमेंट आ रहा है, लेकिन ये बात तब भी ट्रू रहेगी क्या, करंट थ्रू इंडक्टर लैग्स वोल्टेज अक्रॉस इट बाय अ फेज ऑफ पाई बाय। इसका भी पावर फैक्टर कितना होगा बेटे, व्हाट इज पावर फैक्टर फॉर प्योरली इंडक्टर, minus pi by 2. cos pi by 2, that is है ना, पावर फैक्टर एंगल इज माइनस पाई बाय 2। Average power consumption is 0 in capital T time. In capital T time, average power consumption is
ये बात समझ में आती है अपनी सबको? अब हम इनके कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट अ आरसी सर्किट। एसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वाला आरसी सर्किट, राइट? डीसी वाला तो अपन एनालिसिस कर चुके। ये रेजिस्टर है, कैपेसिटर है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा मैंने वोल्टेज लगाया हुआ है। मान लेते हैं कुछ आई करंट फ्लो कर। अब देखो दोनों ही तो लीनियर एलिमेंट्स हैं। लीनियर एलिमेंट मतलब वोल्टेज और करंट में रिलेशन निकालेंगे इंस्टेंटेनियस, तो बेसिकली वो या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा जैसा रजिस्टर में होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस वजह से हम ये बात तो बोल सकते हैं कि करंट होगा तो बेटे साइनोसॉइडल टाइप का ही, है ना? साइन स्क्वायर टाइप की टर्म नहीं आएंगी, साइन वाली टर्म नहीं आएंगी। हाँ, बस फेज वगैरह में कुछ चेंज आ सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि लेट करंट बी इक्वल टू आई नॉट, कुछ पीक वैल्यू, इनटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा मान लेते हैं। अब अगर करंट ऐसा है तो वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना हो जाएगा? इट विल बी इन सेम फेज एज करंट, तो आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसा लिख सकते हैं। एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना आ जाएगा? उसको लिख दूंगा आई नॉट इंटू एक्स सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू। क्योंकि कैपेसिटर के लिए मैंने देखा था क्या होता है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई टू, या उल्टा क्या बोलूं, वोल्टेज लैग्स करंट बाय पाई बाई टू। तो कैपेसिटर में से करंट इतना जा रहा है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो करंट से पाई बाई टू लैग करवा दिया मैंने, और पीक वैल्यू लिखने के समय तो आई नॉट इंटू एक्स सी लिख दिया। ठीक है बेटे? अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू दिस वोल्टेज ऑफ सोर्स। इसको वी एस लिखते हैं। तो व्हाट इज वी आर? वी आर इज आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। व्हाट इज वी सी? वी सी इज आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव बाई टू। And what is BS? BS we already know. It is V naught sin ओमेगा। ठीक है। अब देखो LHS में क्या लिखा हुआ है? LHS में लिखा हुआ है एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस of same frequency. Addition of two simple harmonic functions of same, तो सेम फ्रीक्वेंसी के सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, इट एडिशन कैन बी डन बाय यूजिंग फेजर मेथड। फेजर मेथड में अपन क्या करेंगे, देखो
because resistor and capacitor are in series, current flowing through them is same. तो जो भी करंट है उसको, उसके फेजर को अपन रेफरेंस फेजर मानते हैं। करंट के फेजर को क्या करेंगे बेटे, रेफरेंस फेजर। ये आपका हो गया क्या, करंट का फेजर। अब ध्यान दो, हमें ये पता है कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो होगा that will be in same phase as that of current। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर को तो मैं एज इट इज ऐसा बना सकता हूँ, ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा, इट विल लैग करंट थ्रू इट बाय अ फेज ऑफ 5। what this will be voltage across capacitor। ये क्या कर रहा है, करंट से π/2 लैग कर रहा है। करंट को रेफरेंस इसलिए ले लिया क्योंकि यही वोल्टेज रेजिस्टर से भी करंट है और यही कैपेसिटर से भी करंट है। अब मुझे एडिशन किन दोनों का करना है, इन दोनों का एडिशन करना। इन दोनों का जब मैं एडिशन करूंगा तो वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा ना, वो कुछ ऐसा मेरे पास। अब ध्यान दो कि ये जो चीज आ गई है, इट इज नथिंग बट वोल्टेज ऑफ सोर्स। ये सोर्स के वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग फेजर आ गया है, राइट। अच्छा अब ध्यान दो, करंट और सोर्स में कितना फेज डिफरेंस हमने माना हुआ था पहले से। सोर्स इतना था, करंट को ये मान लिया है मैंने। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई है ना। तो ये जो फाई एंगल है, इसी फाई एंगल को डायग्राम में मैं ऐसे शो कर सकता हूं क्या, दिस इज दैट सेम एंगल फाई, राइट। और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो होगा, उसकी पीक वैल्यू क्या है, उसकी पीक वैल्यू है आई नॉट इंटू आर। तो जो इसका लेंथ होगा वो आई नॉट इंटू आर के बराबर। ये है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसकी पीक वैल्यू को क्या लिखूंगा, आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स। और वोल्टेज अक्रॉस सोर्स की पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों के एडिशन के हिसाब से, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी, आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा। ये एक चीज क्या बता रहा है, दिस इज नथिंग बट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ सोर्स की पीक वैल्यू, दिस इज वी नॉट। अब वी नॉट तो पता है हमें, तो आई नॉट पता लगाना था। तो आई नॉट की क्या वैल्यू आ गई बेटे, वी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है। आई नॉट करंट की पीक वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का। ये जो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर है, इट हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस। ओम्स की यूनिट है इसकी भी, बट इसको रेजिस्टेंस नाम नहीं दिया था। इसमें रेजिस्टर भी है और इसमें रिएक्टेंस भी है, तो कंबाइन करके इसको नाम देते हैं इम्पीडेंस। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर को मैं डिनोट करूंगा सिंबल जेड से, और इसको नाम देंगे क्या, impedance of circuit। It is basically resultant of resistance and reactance. Unit same as that of resistance. Unit is ohms.
ओम। तो करंट की पीक वैल्यू को आप लिख सकते हो वोल्टेज की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय जेड, या करंट की आरएमएस वैल्यू को भी लिख सकते हो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू बाय जेड, दोनों को √2 से डिवाइड कर दो। अब बात करते हैं एंगल फाई की, ये एंगल कितना आया। फॉर दैट रेफर दिस डायग्राम अगेन। tan फाई को क्या लिख सकता हूं मैं, tan फाई को लिख सकता हूं आई नॉट इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू आर, यानी कि tan फाई की क्या वैल्यू आ जाएगी एक्स सी बाई, या फाई को कितना लिख लेंगे tan इनवर्स ऑफ एक्स सी बाई, ये फाई की वैल्यू। और कौन लीड कर रहा है, देखो इस डायग्राम में भी साफ नजर आ रहा है, करंट ये रहा, वोल्टेज ये रहा। कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज बाय अ फेज। बेटे अच्छा, tan फाई इतना आया है, तो जो पावर फैक्टर होता है हमारा, पावर फैक्टर यानी कि cos फाई, वो कितना आ जाएगा। देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो पावर फैक्टर cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, यानी आर बाई जेड, ऐसा पावर फैक्टर आप। एवरेज पावर क्या हो जाएगी, एवरेज पावर हो जाएगी आई आर एम एस पी आर एम एस कॉस फाई। आई आर एम एस को चाहो तो आप बी आर एम एस बाई जेड ऐसा लिख सकते हो, इसको बी आर एम एस ही लिखा रहने दो, और कॉस फाई को लिख देंगे आर बाई जेड, तो ये हो जाएगा पी आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर बाई जेड। या देखो इसको हम ऐसा करें, करंट के टर्म्स में लिखें तो ज्यादा अच्छा फॉर्मूला बनता है। देखो यहाँ पर वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है उसको लिख देते हैं करंट की आरएमएस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जेड, यही तो रिलेशन है इन दोनों। और cos फाई को लिख दूंगा आर बाई जेड, तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। पावर की एवरेज वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर। सिर्फ रेजिस्टर ही तो ऑन एन एवरेज पावर कंज्यूम कर रहा है एक टाइम पीरियड में, कैपेसिटर के द्वारा तो नेट पावर, नेट एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ टाइम पीरियड इज 0, राइट। तो एवरेज पावर कितनी हो जाएगी, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड कैपेसिटर पर डिपेंड नहीं कर रही, डिपेंड तो कर रही है, क्योंकि करंट की आरएमएस वैल्यू तो कैपेसिटर पे डिपेंड करेगी ना, ठीक है। बट वो फाइनली खुद कंज्यूम नहीं कर रहा, कैपेसिटर के होने की वजह से ओवरऑल करंट कम हो गया है, ये बात सही है, लेकिन कैपेसिटर खुद पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, पावर कंज्यूम तो रेजिस्टर ही कर रहा। ये बात क्लियर है बेटे सबको, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अच्छा फिर अगर मान लो हमारे पास सर्किट है कौन सा, 5th नंबर पे सर्किट हमारे सामने आता है कैसा,
RL फिर से कौन से वाले RL सर्किट की बात कर रहे हैं? AC वाले RL सर्किट। रेजिस्टर है और इंडक्टर। इसमें हम मान लें लेट करंट भी I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और सीधे हम क्या करें, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का फेजर बनाएं और उनको ऐड करें। तो क्या होगा बेटे, करंट को तो हमने मान लिया रेफरेंस फेजर, ठीक है, ये तो हो गया करंट। और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो होगा वो भी इसी के फेज में आ जाएगा। ये क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। एंड करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आर एल सेम। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज करंट से लीड करता है। तो इंडक्टर, ये करंट है, करंट से लीड करवा दो। ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अच्छा, पीक वैल्यू की बात करें तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर की पीक वैल्यू, मतलब ये जो लाइन मैंने बनाई है इसकी लेंथ, वो कितनी आएगी बेटे, वो आ जाएगी करंट की पीक वैल्यू इनटू रेजिस्टेंस। और ये जो लाइन बनाई है फेजर ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इसकी लेंथ कितनी आएगी, करंट की पीक वैल्यू इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। और इन दोनों फेजर्स को अगर मैं ऐड कर दूं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, वोल्टेज अक्रॉस सोर्स, इसको कहेंगे वोल्टेज अक्रॉस सोर्स। और ये जो वोल्टेज अक्रॉस सोर्स होगा, ये क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पर हमने फाई मान लिया था, हमने मान लिया था करंट फाई एंगल से लीड कर रहा है। लेकिन जब ये डायग्राम हमने बना के देखा तो हमें क्या पता चल रहा है, करंट लैग्स वोल्टेज ऑफ सोर्स, करंट लैग्स वोल्टेज ऑफ सोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, फाई शुड बी नेगेटिव। तो ये जो एंगल है बेसिकली, इस एंगल को मुझे -फाई लिखना है, क्योंकि इस इधर वाले में और इस वाले में यही रिलेशन होगा। और मेरे पास क्या आ जाएगा, tan ऑफ -फाई को मैं कितना लिख दूंगा बेटे, I नॉट XL डिवाइडेड बाई I नॉट R। तो XL बाई R आ जाएगा, या tan फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -XL बाई R, या फाई को लिख लेंगे माइनस टाइम्स tan इनवर्स ऑफ XL बाई, ये ऐसी फाई की वैल्यू इतनी
बेसिकली हम क्या लिखेंगे, करंट लैग्स वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ tan इनवर्स XL बाय पीक वैल्यू की बात करें V नॉट, तो V नॉट किसके बराबर आएगा, V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर XL का, तो ये हो जाएगा V नॉट इज इक्वल टू I नॉट अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL। तो I नॉट की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, V नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL। I नॉट आ जाएगा V नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL। तो इस सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, उसको कितना कहेंगे, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL। पावर फैक्टर की अगर बात करें तो वो हो जाएगा cos फाइव, और फाइव भले ही नेगेटिव है, cos फाइव तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL। इसका मतलब cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, R बाई Z। ऐसी वैल्यू cos फाइव की इट विल बी इक्वल टू R बाई Z। ये बात है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ AC सर्किट्स का एनालिसिस है ना। हमें ये बात ध्यान रखनी है इनके करस्पॉन्डिंग कि कैसे कैसे हमने इसको एनालाइज करके फाइनली कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। किस केस में इम्पीडेंस कितना होता है, किस केस में फेज डिफरेंस क्या होता है, कब करंट लीड करता है, कब वोल्टेज लीड करता है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, फिर बाकी अपन अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। सर हाँ बेटा। सर जो एलसी सर्किट रहता है वो मतलब उसमें कुछ नहीं रहता है ऐसा, मतलब वो अपने आप में। एलसी सर्किट भी होता है, वो फिर अब अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन, है ना। हाँ एलसी सर्किट में क्या होता है कि देखो, अगर फटाफट से मैं तुम्हें बताऊं तो उसमें क्या होगा, दोनों में देखो करंट सेम पास करेगा, है ना। एलसी सर्किट में क्या होगा, करंट तो सेम पास कर ही रहा है, तो करंट को के फेजर को अपन रेफरेंस मान लेंगे, राइट। अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो लैग करेगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल लैग करंट बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2, एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होगा वो लीड करेगा, इट विल लीड करंट बाय अ फेज ऑफ कितना, पाई बाय, ये हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर है इंडक्टर। अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा, इंडक्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इन फेजर से मैंने रिप्रेजेंट कर रही है। अब इनके आपस में इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया ना,
ठीक है। तो हाँ अब क्या हो, अच्छा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की पीक वैल्यू को क्या लिखूंगा, करंट का पीक वैल्यू इनटू एक्सएल। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की पीक वैल्यू को क्या लिखूंगा, करंट की पीक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्ससी। अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा, राइट, अगर एक्सएल बड़ा हो गया एक्ससी से, ठीक है, दो केस बन जाएंगे, इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्स, तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आ जाएगा, राइट, और वो कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस एक्स। और जैसा कि हमें पता है करंट का फेजर तो इधर है, ठीक है, और ये बेसिकली क्या हो गया, ये वोल्टेज ऑफ सोर्स हो गया एक तरीके। तो बेसिकली आप क्या लिख लोगे, जो पीक वैल्यू है वी नॉट दैट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस एक्स। तो आई नॉट कितना आ जाएगा, वी नॉट अपॉन एक्सएल माइनस एक्स। तो इस केस में सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा ना, वो एक्सएल माइनस एक्ससी के बराबर ही आ जाएगा। और क्या हो रहा होगा, करंट लैग्स वोल्टेज, करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय। लेकिन ये कब होगा, अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा। दूसरा केस क्या पॉसिबल है, इफ एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल। अगर ऐसा हुआ तो वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का जो रिजल्टेंट है वो किधर आ जाएगा बेटे, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस सोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और वो कितना आ जाएगा बेसिकली, आई नॉट इंटू एक्स सी माइनस एक्स एल। की बात समझ में आती है? तो वी नॉट को आप बराबर लिख दो आई नॉट इंटू एक्स सी माइनस एक्स एल के। तो आई नॉट की क्या वैल्यू आ गई, वी नॉट अपॉन एक्स सी माइनस एक्स। तो यहाँ पर इम्पीडेंस को लिखेंगे एक्स सी माइनस एक्स एल। और इसमें क्या होगा बेटे, इसमें करंट लीड कर रहा है वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ पाई बाय। समझ में आई बात बेटे? हाँ सर। सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो आपने पहले जो बताया था ना एलसी सर्किट, प्योर एलसी सर्किट, वो भी एक एसी के सोर्स की तरह ही काम करेगा ना, मतलब उसमें एक्सटर्नल एसी सोर्स लगाने का जरूरत नहीं है ना? उसमें उसमें बेसिकली क्या है बेटे, उसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है ना। हाँ लेकिन बट करंट तो मतलब बार तुम बार इन, चेंज ही हो रहा है ना डायरेक्शन उसका। हाँ हाँ, उसमें भी करंट का डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो रहा है, तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आल्सो अल्टरनेटिंग करंट, हाँ है ना। उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट ओनली। हाँ सर। तो उसके लिए भी लेकिन यही उसमें प्रोसेस वोल्टेज है अक्रॉस ना? सोर्स जीरो है। ये जो सोर्स वोल्टेज है हाँ ये वाला, वो जीरो है ना। मतलब तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं एसएचएम से कंपैरिजन करवाऊं तो वो जो है वो क्या है, वो एक बस एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो एलसी ऑसिलेशन अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और ये बेसिकली क्या है, ये है फोर्स्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। मतलब एलसी सर्किट की अपनी खुद की एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बेटे, हाँ और ये जो सोर्स है इसकी अलग एक फ्रीक्वेंसी, है ना।
हाँ देखो हमने ये भी पढ़ा था, एलसी सर्किट का जो ओमेगा होता है वो 1/√LC होता है, और इसका जो ओमेगा है ये कुछ और हो सकता है। दिस ओमेगा एंड दिस ओमेगा कैन बी डिफरेंट। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये एलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हो गई। तो अगर तुम एसएचएम से कंपैरिजन करो तो ये वाला सर्किट और जो पहले एलसी ऑसिलेशन पढ़ा था उसमें अंतर क्या है, वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला सर्किट हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एक तरीके से फोर्स्ड एसएचएम हो गया। दिस इज लाइक अ फोर्स्ड एसएचएम, जहां पर आपके पास एक ड्राइविंग फोर्स भी है। सर, तो वही पूछना था मेरे को कि जब हम लोग ऐसा लिखते हैं एलसी सर्किट, तो उसमें सर हम लोग उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कंसिडर नहीं करते हैं ना? क्यों? सर हाँ रीजन। मतलब देखो फोर्स्ड ऑसिलेशन में भी क्या होता है, जो फाइनली फ्रीक्वेंसी आती है वो तुम्हारे ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर आती है, ना कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर। हाँ जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी जो सॉल्यूशन निकल करके आता है उसमें फोर्स्ड ऑसिलेशन का, उसमें क्या होता है, जो इक्वेशन बनती है उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आती है, ड्राइविंग फोर्स के बराबर आती है। तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ रही है, ड्राइविंग सोर्स है यहाँ पे, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी आ रही हाँ सर। और सर मेरे को और एक चीज पूछना था कि अगर हम लोग मतलब प्योर एलसी सर्किट है, मतलब पहले वाला, तो फिर उसमें भी मतलब इम्पेडेंस ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं ना? मतलब उसके लिए भी वही चीज वैलिड है ना?